Good morning to all of you. मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। थैंक यू। सो वेलकम टू सेमेस्टर 3। आज से आप लोगों का सेमेस्टर 3 का टॉपिक शुरू होगा। सेमेस्टर 3 में कितने पेपर्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं, ये आप लोगों को अगर जानकारी है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो पहले वो जानकारी आप लोगों को दे दें। सेमेस्टर 3 में टोटल कितने टॉपिक्स आप लोगों को कवर करने हैं। जस्ट अ सेकेंड। C6 C7 ये टॉपिक आप लोगों का सेमेस्टर 3 में हम लेंगे। C7 में पार्टली कुछ टॉपिक हम लेंगे, कुछ सारा में हम लेंगे। तो अभी जो फिलहाल हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे वो C6 है। C6 में जस्ट अ सेकेंड आप लोगों से स्क्रीन शेयर करें सो डैट कि पहले सिलेबस आप लोग देख लें। आपके स्क्रीन में विजिबल होगा टॉपिक। ये टॉपिक्स कवर करने हैं हम लोगों को C6 में। सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंज। पहला, इसके तहत 6 टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। पहला कि सोशल चेंज क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, फैक्टर्स क्या क्या हैं, किन कारणों से ये समाज परिवर्तन होता है। दूसरा टॉपिक होगा फॉर्म्स ऑफ सोशल चेंज, किस तरीके से होता है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, प्रोग्रेस के माध्यम से, रिवॉल्यूशन के माध्यम से। तीसरा फिर थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज हम लोग देखेंगे, जिसमें 2 थ्योरीज देखेंगे, इवोल्यूशनरी थ्योरी और साइक्लिकल थ्योरी। चौथा, मीनिंग ऑफ वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। पश्चिमीकरण क्या होता है, आधुनिकीकरण क्या होता है और उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ा हमारे समाज में और समाज किस तरीके से परिवर्तित हुआ। पांचवा टॉपिक होगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है। कई दफे हम लोग चेंज और डेवलपमेंट को सामान्य तौर पर एक ही मान करके चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। डेवलपमेंट के अप्रोचेस के क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे। एंड देन लास्ट टॉपिक होगा पैटर्न्स ऑफ सोशल चेंज। तो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक फर्स्ट, सोशल चेंज मीनिंग एंड फैक्टर्स। आज का जो क्लास होगा वो ओरिएंटेशन क्लास होगा, जिसमें आप लोगों को सोशल चेंज क्या होता है वो समझाने का कोशिश करेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय सोशल चेंज। ओके, सो व्हाइट बोर्ड विजिबल है? ओके, सो व्हाइट बोर्ड विजिबल है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। परिवर्तन, परिवर्तन क्या होता है? सिंपल शब्दों में बताइए, क्या समझते हैं आप परिवर्तन से? बदलाव। बदलाव, पर्यायवाची हुआ। एक्सप्लेन करने का प्रयास कीजिए। बदलाव किस में? बदलाव फॉर्म में हो सकता है, ठीक है,
स्वरूप में हो सकता है, ठीक है। बदलाव प्रकार में हो सकता है, फंक्शन में। बदलाव किसी चीज का भी हो सकता है, परिवर्तन किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे अभी आप लोगों का चेंज हुआ, सेमेस्टर चेंज हुआ, सेमेस्टर 2 में थे, अब सेमेस्टर 3 में आ गए। तो बदलाव किसी में भी हो सकता है। जब ये बदलाव, ये परिवर्तन समाज में आता है तो उसे हम लोग सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात जब समाज का स्वरूप, ढांचा, ठीक है, संस्थागत परिवर्तन, प्रथाओं में परिवर्तन, इन सब में जब परिवर्तन आना शुरू होता है, संस्कृति में परिवर्तन आना शुरू होता है, ठीक है, जो हमारे साझा जीवन के तौर तरीके हैं या सामाजिक जीवन के तौर तरीके, उसमें परिवर्तन आता है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये सामाजिक परिवर्तन कई कारणों से हो सकता है। किसी अन्य समाज से संपर्क में आने के कारण भी हो सकता है। जैसे भारत में अलग अलग समय में अलग अलग लोग आए। आज का जो भारतीय समाज है, क्या ये समाज वैसा ही था आज से 100 साल पहले, आज से 200 साल पहले, आज से 1000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले? नहीं, परिवर्तन हुआ है। आज का जो भी समाज है हमारा, वो समाज इस 2000 4000 साल का परिवर्तन का परिणाम। और ये परिवर्तन किस प्रकार से हुआ? अलग अलग समय में अलग अलग लोग भारत आते गए, और जब वे लोग भारत में आए तो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को लेकर के आए। जैसे आज के दौर में, डेट में हम देखते हैं कि भारत में जाति प्रथा पाई जाती है। तो ये जाति प्रथा क्या हमेशा से थी? हमेशा से नहीं थी तो कब से आया? तो हम जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि भारत की सबसे पहली सभ्यता जो थी वो थी हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता के बाद जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, उस समय आर्यों का आगमन हुआ। 1500 बीसी के आसपास में हड़प्पा सभ्यता खत्म होती है। उसी समय आर्य आते हैं। आर्य जो है वो लड़ाकू जनजाति थे, लड़ाकू लोग थे। उनके पास लोहे का ज्ञान था, और लोहे के ज्ञान के कारण उनके पास हथियार थे लोहे के। हड़प्पा के लोगों के पास लोहे की जानकारी नहीं थी, उनके पास केवल कांस और तांबा का औजार बर्तन ये सब मिला। तो जब आर्य आए तो उन्होंने हड़प्पा सभ्यता नष्ट किया, उसके बाद अपनी सभ्यता स्थापित किया। तो आर्य आए तो अपनी संस्कृति लेकर के आए। उनकी संस्कृति में एक मुख्य जो घटक था वो था वर्ण व्यवस्था, और वही वर्ण व्यवस्था आगे जो है जाति व्यवस्था में परिणित होती है। तो आज जाति व्यवस्था कहाँ से आया? आज जो आप कपड़े पहनते हैं, जीन्स और टी शर्ट पहनते हैं, वो कहाँ से आया? अंग्रेजी का। जो सलवार कुर्ता पहनते हैं वो कहाँ से आया? वो तुर्की लोग लेकर के आए। सिला हुआ वस्त्र का कॉन्सेप्ट पहली बार तुर्कियों ने लाया। उससे पहले भारत में हम लोग सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते थे, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। पुरुष हैं तो धोती पहनते थे, स्त्रियां जो है वो साड़ी पहनती थी। सिला हुआ वस्त्र का कॉन्सेप्ट जब ये तुर्की आया तब आया। खान पान में आज आप देखिए कि अलग अलग खान पान है। आप चावल कढ़ी भी खाते हैं, चिकन चंगेजी भी खाते हैं। ये सब कहाँ से आया?
ये हमारा डाइटरी हैबिट जो है, बहुत सारा तो हमारा ओरिजिनल था, यहीं का था, बहुत सारा अन्य देशों से आया, आलू वगैरह अन्य देशों से आया, तंबाकू अन्य देशों से आया, और उसके बाद उनके व्यंजन बनने शुरू हुए। तो आज का जो भी सोसाइटी है वो अभी से पहले का जो परिवर्तन होता चला आया है उसी का परिणाम है। परिवर्तन एक धीमी प्रक्रिया है, अचानक से नहीं होता है कि कोई भी सोसाइटी आज तुरंत चेंज हो जाता है। यह एक धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे होता है। कई दफे इसमें सदियां लगती हैं परिवर्तन आने में। तो पहला जो कारण है परिवर्तन आने का वो होता है किसी अन्य समाज से संपर्क। जो भारत का आज का समाज है वो समाज अन्य समाजों से संपर्क में आने के उपरांत आज का समाज बना है। तो ये समाज किन समाजों से बना है? ये समाज है हड़प्पा समाज से बना, ये आर्य समाज से बना। उसके बाद यूनानी लोग आए तो उन लोगों के समाज का कुछ देन था। उसके बाद शक पहलव आए तो उन लोगों के समाज का कुछ देन था। यूची ट्राइब आए, मध्य एशियाई जनजातियां आई, उनके समाज का कुछ देन था। फिर तुर्की लोग आए, फारसी लोग आए, पर्शियंस आए, अफगानी लोग आए, मंगोल आए, मुगल्स आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, डच आए। ये सभी लोग जो आते गए भारत में और इनका जो संपर्क स्थापित हुआ भारतीय समाज के साथ, उसका व्यापक प्रभाव पड़ा। भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्थाओं पर, जो आज की लोकतंत्र व्यवस्था है वो पश्चिमी देशों से संपर्क में आने के उपरांत ही ये स्थापित हुआ। जब अंग्रेज आए उनके साथ हमारा संपर्क स्थापित हुआ। यहाँ के लोग जब बाहर गए पढ़ने के लिए और बाहर जाकर के उन्होंने वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था देखा तो लोकतंत्र की अवधारणा, गणतंत्र की अवधारणा, फेडरलिज्म क्या होता है, ये सब अवधारणाओं से वो अवगत हुए। और फिर भारत आकर के इन्हीं लोगों ने प्रयास किया कि उसी प्रकार की व्यवस्था भारत में भी स्थापित किया जाए। तब जाकर के राजनीतिक परिवर्तन आया। राजनीतिक परिवर्तन जो है वो भी सामाजिक परिवर्तन का ही एक अंग है। आर्थिक परिवर्तन आया। पहले जिस प्रकार से आर्थिक क्रियाकलाप होता था, अंग्रेजों के आने के बाद वो आर्थिक क्रियाकलाप जो है परिवर्तित हुआ। भारत में जो औद्योगिकरण आया वो अंग्रेजों के आगमन के उपरांत आया। आर्थिक क्रियाकलाप में परिवर्तन आना शुरू हुआ। तो आर्थिक परिवर्तन भी जो है वो भी सामाजिक परिवर्तन का ही एक अंग है। सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ। हमारी संस्कृति सभ्यता में परिवर्तन आना शुरू हुआ। जो हम कुर्ता पजामा धोती लंगोट ये पहनते थे, हम लोग फुल पैंट पहनना, शर्ट पहनना शुरू कर दिए। जो हम संस्कृत और फारसी बोलते थे फिर अंग्रेजी हम लोग बोलना शुरू कर दिए। तो हमारी भाषा में परिवर्तन आना शुरू हुआ, हमारे खान पान में परिवर्तन आना शुरू हुआ। हाथ से खाते थे, चम्मच और फोर्क से खाना शुरू किए। तो ये सारा परिवर्तन कैसे हुआ? ये पश्चिमी सभ्यता से संपर्क में आने के कारण या अंग्रेजों के आगमन के उपरांत ये परिवर्तन हुआ। तो अलग अलग समय में अलग अलग देश के लोग आए भारत में। वो अपनी संस्कृति लेकर के आए, अपनी सभ्यता लेकर के आए, और वही संस्कृति और सभ्यता के संपर्क में जब हम आए तो हमारा भारतीय समाज जो है वो परिवर्तित हुआ। तो आज जो हमें दिखता है वो परिवर्तित समाज दिखता है। लेकिन ये समाज हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से 100 साल पहले अलग था, 200 साल पहले अलग था, 500 साल पहले अलग था, 1000 साल पहले अलग समाज था, 2000 साल पहले और भी अलग समाज था। तो ये सामाजिक परिवर्तन एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक धीमी प्रक्रिया है। धीरे धीरे ये सोसाइटी में चेंजेस आता है। क्रमिक या डायनेमिक का मतलब है कि ये परिवर्तन लगातार चलता रहता है। अभी भी समाज परिवर्तित हो रहा है, लेकिन अभी का जो परिवर्तन हो रहा है वो तकनीकी परिवर्तन है, या तकनीकी कारणों से वो परिवर्तन है। अन्य समाज से संपर्क से कम तकनीक के कारण ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि अब तो वो दौर नहीं है कि दूसरे देश आकर के भारत पे आक्रमण करें, यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करें।
लेकिन अब भी हम दूसरे देशों के, पहले था क्या कि इस प्रकार से हम भौतिक संपर्क स्थापित होता था। जब दूसरे देश के लोग आक्रमण करते भारत में और यहाँ पर आकर के शासन करते, तो वो एक भौतिक संपर्क था, फिजिकल कांटेक्ट, डायरेक्ट वो आकर के यहाँ पर रहना शुरू कर रहे हैं। अब जो है टेक्नोलॉजिकल कांटेक्ट है। समाज में आज भी परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन जो है वो तकनीक के कारण है। आज आप समाज से, आप दुनिया से और ज्यादा जुड़े हैं। पहले तो हम आइसोलेटेड थे, दुनिया से संपर्क हमारा कम होता था। जो अभिजात वर्ग थे, ऊंचे वर्ग के थे, उन लोगों का संपर्क होता था, वो लोग बाहर जाते थे, तब जाकर के अन्य देशों से संपर्क होता था। लेकिन आज ये संपर्क जो है जनमानस तक पहुंच गया, इंटरनेट के माध्यम से, फोन के माध्यम से, हवाई यात्रा सुगम और सस्ता होने के माध्यम से आप अन्य देशों, अन्य लोगों से, समाज से संपर्क में आप ज्यादा आते चले जा रहे हैं, और इसका असर जो है हमारे समाज पर पड़ता है, और ये इसका असर ज्यादा व्यापक है, पहले की तुलना में ज्यादा व्यापक है। क्योंकि पहले होता क्या था कि ये जो परिवर्तन होता था उसकी गति धीमी थी और स्प्रेड कम था, क्योंकि ये फिजिकल कांटेक्ट था ना। तो जितने लोग भौतिक रूप से संपर्क में आ रहे हैं, वे लोग परिवर्तित होते थे, उसकी संस्कृति, उनके परंपरा में परिवर्तन होता था। तो पहले था क्या, सामान्य तौर पर जो अभिजात वर्ग हैं वो लोग ज्यादा संपर्क में आते थे। अब जैसे प्राचीन काल और मध्यकाल में लीजिए, तो मध्यकाल में जब ये तुर्की आए, फारसी आए, तो इन लोगों के साथ संपर्क जो है जनमानस का नहीं हुआ, इनके साथ संपर्क इनका हुआ जो भारत में पहले से अभिजात वर्ग थे। अभिजात वर्ग कौन हो गए? ब्राह्मण हो गए, कायस्थ हो गए, राजपूत हो गए, ये इनके संपर्क में आए। तो ये जो संपर्क में आए तो इनके संस्कृति में, इनके रहन सहन खान पान में परिवर्तन आना शुरू हुआ। जब ये कायस्थ जो लोग थे, कायस्थ जो जाति है, उनका ओरिजिन ही मध्यकाल में होता है। जब ये संपर्क में आए और दरबार में पढ़ना लिखने का काम ये करते थे, तब जाकर के ये जाति का उत्पत्ति होता है कायस्थ। कायस्थ कौन थे? जो दरबारी हुआ करते थे, दरबार में लिखने का काम करते थे। तो ये लिखने का काम किसमें करते थे? पर्शियन में करते थे। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है और इनके समाज में परिवर्तन आना शुरू हुआ। इनफैक्ट ये तो जाति ही ओरिजिनेट किया इसी समय। राजपूत, राजपूत तो पहले से थे। जब वो संपर्क में आए इन तुर्कियों के, पर्शियंस के, तो उनके रहन सहन, खान पान, राजनीति, अर्थव्यवस्था, उनमें परिवर्तन आया। जैसे बहुचर्चित जो पर्दा प्रथा है, वो इसी समय में आता है। वो कहाँ से आया कि जो ये तुर्की लोग थे, उनकी औरतें पर्दे में रहती थी। अब जो भी वर्ग जो शासन कर रहा होता है वो अभिजात वर्ग हो जाता है, और सामान्य तौर पर होता क्या है कि बाकी वर्ग उस वर्ग के सभ्यता संस्कृति का कॉपी करना शुरू करते हैं या फॉलो करना शुरू करते हैं। इसको एलीट एमुलेशन कहते हैं। इसको O.M. लिंच महोदय ने एलीट एमुलेशन कहा है। एलीट एमुलेशन या अभिजात अनुकरण। अभिजात अनुकरण में होता क्या है कि जो अभिजात हैं, अभिजात तो समय समय पर चेंज होते रहे। जो राजपूत अभिजात थे, राजनीतिक अभिजात वर्ग थे, उनके जगह पर अब तुर्की आ गए, तो अब तुर्की जो है वो अभिजात वर्ग हो गए। तो इन अभिजात वर्ग का जो रहन सहन तौर तरीका था, वो क्या हुआ कि ये राजपूत कॉपी करने लगे, और इसी से फिर ये पर्दा प्रथा आया। कई जगह यह लिखा रहता है कि पर्दा प्रथा हिंदुओं में आया मुस्लिम्स के कारण, और इस कारण से क्योंकि मुस्लिम्स जो है वो आक्रमण करते थे और स्त्रियों को उठा ले जाते।
ये सांप्रदायिक तौर से जब इतिहास को लिखा जाता है तब ये बताया जाता है। पर्दा प्रथा जो है वो इस कारण से नहीं आया था, वो अभिजात अनुकरण के माध्यम से आया था। जौहर की पकड़ में राजपूतों में लड़ाई वो इस कारण से आया था। जौहर क्या होता था, जब कोई एक सेना आक्रमण करती थी तो दूसरी सेना जो हार जाती थी, दो ये हैं सपोजिट, दो पावर्स हैं, ठीक है, ए बी, बी अटैक किया ए पर, ए जो है वो हार गया, तो सबसे पहले होता क्या था कि जो औरतें हैं उनको दास बना लिया जाता, उनके साथ ज्यादतियां होती थी, अत्याचार होता था, बलात्कार होता था। और ये सभी समाजों में, ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पर सपोजली ये हिंदू समुदाय है, ये मुस्लिम है, ऐसा इसी समय का होता था। झगड़ा जो है होता था दुनिया में कहीं भी। आज भी अगर होता है ना युद्ध, तो युद्ध जीतने के उपरांत सबसे पहले जो टारगेट होते हैं वो विमेन, औरतों पर अत्याचार होता है। तो सपोजली जब ये अटैक होता था इस तरीके से, तो ये जो हार गए उनकी औरतें क्या करती थी, वो जौहर कर लेती थी। जौहर में क्या होता था कि वो एक सामूहिक चिता लगाती थी और उसमें वो कूद करके अपनी जान दे देती थी। तो एक सामूहिक सती का प्रथा था ये, सामूहिक सती प्रथा। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था स्त्रियों को कि ये जो आक्रमण किए हैं वो उनकी इज्जत लूट सकते हैं, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो क्या करती थी, जौहर कर लेती थी। लेकिन पर्दा प्रथा जो है वो इस कारण से नहीं था। पर्दा प्रथा जो है वो एलीट एमुलेशन के कारण था, अभिजात अनुकरण। जब तुर्की आए, अब वो शासन किए तो वो अभिजात हो गए, और उनके रहन सहन, खान पान, कपड़े, ये सब का जो तौर तरीका था वो बाकी लोग उसको अडॉप्ट कर लिए। तो बाकी लोग कौन, जैसे सबसे पहले तो राजपूत संपर्क में आया तो राजपूतों में ही आ गया, वो अपनी महिलाओं को पर्दे में रखने लगे। और धीरे धीरे करके हुआ क्या, ये पर्दा का जो सिस्टम था वो अभिजात परंपरा बन गई कि मतलब ऊंचे घराने की औरतें पर्दे में रहती हैं। इसका दूसरा अर्थ ये हुआ कि नीचे घराने की औरतें जो हैं वो ऐसे ही मार्केट में घूमते रहती हैं, ऊंचे घराने की औरतें जो है वो पर्दे में रहती हैं। ये पर्दा प्रथा आक्रमण के कारण नहीं आया, अभिजात अनुकरण के कारण। क्योंकि आक्रमण जब भी होगा, चाहे पर्दे में रहे और या नहीं रहे, जब हम करेंगे वो उनकी टूटेगी। तो इस कारण से जौहर प्रथा है आक्रमण के कारण, पर्दा प्रथा नहीं। पर्दा आया एलीट एमुलेशन के कारण। और यही कारण है कि आज जौहर नहीं है, आज पर्दा है। अगर आक्रमण के कारण होता तो पर्दा भी खत्म हो गया होता। आज तो कोई आक्रमण नहीं है, लेकिन आप राजस्थान चले जाइए, कई ऊंचे घरानों में आप देखिएगा कि औरतें जो हैं, राजपूत घरानों में खास करके, वहां पर फीमेल्स को बहुत ज्यादा परमिशन नहीं रहता है बाहर निकलने का, वो पर्दे में रहती हैं, घूंघट लेकर के रहेंगी, ससुर के सामने वो कभी भी घूंघट नहीं हटाएंगी, भैंसुर के सामने वो कभी घूंघट नहीं हटाएंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि ससुर आक्रमण कर देंगे या भैंसुर आक्रमण कर देंगे। वो एलीट एमुलेशन, मतलब ऊंचे घराने की औरतें हमेशा पर्दे में रहती, तो वहां से पर्दा प्रथा आया। आक्रमण के कारण आया जौहर, तो आज जौहर नहीं देखते हैं क्योंकि आज आक्रमण नहीं है, लेकिन पर्दा आज भी देखते हैं। तो होता क्या है कि ये हम अलग अलग समय में अलग अलग अभिजात वर्ग आए, और उन अभिजात वर्गों का फिर हम लोग कॉपी करना शुरू किए। लेकिन जो ये प्रोसेस था ये जो है रिस्ट्रिक्टेड था। रिस्ट्रिक्टेड का अर्थ क्या हुआ कि कुछ वर्ग ही इससे प्रभावित हुए। जैसे देखिएगा तो पर्दा से सभी लोगों में नहीं आया, राजपूतों में ये खास करके आया। तो पहले जब एक एक सोसाइटी होता था लेकिन वो परिवर्तन रिस्ट्रिक्टेड होता था। लेकिन आज जो परिवर्तन आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है, आज आ रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। और ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये परिवर्तन, ये लिमिटेड है, या रिस्ट्रिक्टेड नहीं है।
ऐसा नहीं है कि कोई एक वर्ग इससे प्रभावित हो रहा है, उसमें परिवर्तन आ रहा है, पूरा सोसाइटी चेंज हो रहा है। क्योंकि आज सभी लोग, चाहे वो उच्च वर्ग हो, चाहे वो मध्य वर्ग हो, चाहे निर्धन वर्ग हो, आज लगभग सभी लोग जो हैं दुनिया से जुड़े हुए हैं मोबाइल के माध्यम से। वो दूसरे देश की संस्कृति, सभ्यता उनसे जुड़ चुके हैं। तो तकनीक के कारण जो परिवर्तन आता है वो ज्यादा व्यापक है, तीव्र है। पहले जो परिवर्तन में 100 साल लगता था, आज 10 साल में वो परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये दो चीज ध्यान रखिए, व्यापक और तीव्र है। व्यापक मतलब कि फैलाव ज्यादा है, ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। और तीव्र का मतलब ये कि काफी तीव्रता से, तेजी से ये परिवर्तन आ रहा है। आज समाज में परिवर्तन आ रहा है, पहले आज 10 साल में जो परिवर्तन आया है समाज में, वो पहले 100 साल 200 साल लग जाता था। मोबाइल आए भारत में 20 साल ही हुए हैं, लेकिन इन 20 सालों में सोसाइटी बहुत तेजी से चेंज हो गया। आप में से अधिकतर लोगों की उम्र ही अभी 20 साल होगी, तो इसलिए आप अपने से पहले का सोसाइटी को आप लोगों ने उतना नहीं देखा होगा, और हो सकता है कि इस कारण से आप ये परिवर्तन को उतना नहीं देख पाए हो। लेकिन अपने घर में जो बड़े हैं, पिता हैं, चाचा हैं, उनसे पूछिएगा तो वो बताएंगे कि हाँ, पहले का सोसाइटी कैसा था, आज का सोसाइटी कैसा है। आज सोसाइटी बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। आज का टिकटॉक जनरेशन है, और ये सोसाइटी काफी तेजी से परिवर्तित हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर, पहले के सोसाइटी में युवाओं को उतना बोलने का अधिकार नहीं था। ना घर में बोल सकते थे, ना विद्यालय में बोल सकते थे, ना कॉलेज में बोल सकते थे, समाज में बोल सकते थे। लेकिन अब ये चेंज हो गया। अब युवा बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं। वो तकनीक के कारण आया, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया ने उनको जुबान दिया, बोलने का अधिकार दिया। अपनी बातों को वो रख सकते हैं। आज के बच्चे ज्यादा स्मार्ट हैं पहले की तुलना में। पहले बच्चे शर्माते थे। पहले हम लोग जैसे अगर डांस करते थे तो अकेले में डांस करते थे, कोई देखा तो फिर हम लोग झेप जाते थे। आजकल बच्चे जो हैं स्मार्टली डांस करते हैं। डांस ही नहीं करते हैं, वो तो अपना टिकटॉक बना करके अपलोड भी करते हैं। वो ज्यादा मुखर हैं, ज्यादा बोल्ड हैं, ज्यादा स्मार्ट हैं। पहले नहीं था ये। पहले बच्चे ज्यादा इंट्रोवर्ट होते थे, आज के बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते थे। हमारे समय में होता था क्या कि फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में है तो कोई एक लड़का किसी को पसंद अगर करता, किसी लड़की को पसंद करता, तो उसको 3 साल लग जाता था, और शायद उसके बाद भी वो नहीं बोल पाता था। आज का जनरेशन, उसको 3 मिनट नहीं लगेगा, वो फट से जा करके बोलता है। चेंज आया है, एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, एंड एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी। ज्यादा बच्चे आज के स्मार्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, मुखर हैं। लेकिन कुछ और भी परिवर्तन है। जैसे उस समय के बच्चे ज्यादा मुखर नहीं होते थे, लेकिन ज्ञान होता था। किसी टॉपिक पर, मुद्दे पर उनको स्टेज पे खड़ा होकर बोलने बोला जाए तो वो आसानी से बोल सकते थे। लेकिन आज के बच्चों में वो चीज नहीं है। वही बच्चा जो 3 मिनट में किसी लड़की को जाके प्रपोज कर सकता है, उस लड़के को अगर मंच पे खड़ा होकर के बोलिए कि अच्छा बताइए सामाजिक परिवर्तन क्या होती है, तो वो ठंडा हो जाता है। उसके मुख से एक शब्द नहीं निकल पाता, क्योंकि वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा। तो ये भी चेंज हुआ है। शिक्षा में परिवर्तन हुआ है, आईक्यू लेवल में चेंजेस आया है। ये सारा चीज हम लोग सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट के तहत पढ़ेंगे किस तरीके से। तो चेंज का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। डेवलपमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जो हमने उदाहरण के तौर पर अभी आपको बताया कि आज बच्चे ज्यादा स्मार्ट हैं, बोल्ड हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, वो पॉजिटिव। लेकिन आज का बच्चा, आज का युवा डायरेक्शनलेस है।
उसे मालूम नहीं है कि क्या करना है, वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, टिकटॉक वीडियोस बना रहा है, लेकिन उससे उसमें उसका करियर नहीं बनेगा। पहले के बच्चे करियर के प्रति ज्यादा जागरूक थे, उनको मालूम था कि मुझे क्या करना है, ज्यादा फोकस्ड थे। तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे, पॉजिटिव चेंजेस क्या आया है सोसाइटी में, नेगेटिव चेंजेस क्या आया है सोसाइटी में। पहले के जो हमने कहा कि एक बच्चा को 3 साल लग जाता था किसी को प्रपोज करने में, आज का बच्चा जो है 3 मिनट में ही प्रपोज कर लेता है। तो ये बोल्डनेस है। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि पहले रिश्तों में स्थिरता थी। वो 3 साल जो लगाया प्रपोज करने में, तो उसके साथ विवाह भी करता और घर बसाता। आज के युवाओं में वो स्थिरता नहीं है। वो 3 मिनट लगाते प्रपोज करने में, 3 महीने के बाद फिर किसी और को प्रपोज करके फिर उसके साथ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। तो रिश्तों में स्थायित्व जो है वो कम हो गया है आज। यानी कि टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल किया है सोसाइटी को चेंज करने। तो समय का अभाव है, समय अब 2 मिनट ही शेष है। इस कारण से हम लोगों को ये क्लास यहीं पर ओवर करना होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर इसी टॉपिक को हम लोग आगे लेकर के बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन है आज की क्लास से, कुछ पूछना है आप लोगों को तो वो पूछ लीजिए। जो लोग देर से आए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि अगली बार टाइम से ज्वाइन करें क्लास में। एनी क्वेश्चन? No, sir.